रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अभी तक आप पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब है रिफ्रैक्शन। इसका सिंपल बस एक ही चीज़ पढ़नी है, उसी पे सब कुछ बेस्ड है। कि जैसे कि ये एग्जांपल है यहाँ पर नीचे, ये ग्लास है, ग्लास का स्लैब है और बाहर सारी एयर है। तो आपको पता ही है बाहर एयर होती है, तो जब बाहर से लाइट आती है इट मीन्स वो कौन से मीडियम से आ रही है, वो एयर में थी पहले लाइट, ठीक है। अब वो लाइट ट्रांसपेरेंट ग्लास से ग्लास के अंदर आ रही है, और ग्लास क्या है, एक सॉलिड है। तो इसका मतलब जो एयर की डेंसिटी है और जो ग्लास की डेंसिटी है वो अलग अलग है। इसी तरह से ग्लास की जगह अगर पानी होता तो हम यही बोलते कि बाहर एयर है और अंदर लिक्विड है। तो बाहर से जो लाइट आएगी, यहाँ से ई से जो लाइट आ रही है ये पड़ रही है ग्लास स्लैब पर, और उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो अंदर आकर चेंज हो जाती है, ठीक है। जब भी कोई टेढ़ी मतलब स्लैंटिंग कोई लाइट पड़ती है ग्लास स्लैब पर या वाटर सरफेस पर, अगर कोई टेढ़ी पड़ रही है, ठीक है, एंगल बन रहा है, तो उस ग्लास स्लैब के अंदर जाकर भी उसका जो एंगल होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट होगा एंगल अंदर जाके, क्योंकि वो लाइट बेंड हो जाती है। तो यहाँ पर है लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये आपको पता है, ठीक है। हमें लगता है कि जो लाइट है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से सीधी चली जाती है। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, एक से दूसरी जिसमें जाएगी तो डज इट स्टिल मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंज इट्स डायरेक्शन। तो अगर हम दूसरे मीडियम में लेकर जाएंगे उसको ट्रांसपेरेंट में, तो तब भी आपको वो क्या लगेगा, स्ट्रेट है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हम डे टू डे एक्सपीरियंसेस में जो भी हम देखेंगे वो इसमें एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ अ टैंक और अ पॉन्ड containing water appears to be raised. Similarly, when a thick glass slab is placed over some printed matter, the latter appears raised when viewed through the glass slab. तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो बॉटम ऑफ अ टैंक है, जो लोअर पोर्शन है या फिर पॉन्ड का है जिसमें पानी भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि वो ऊपर उठा हुआ है, बट मतलब जो उसका डिस्टेंस हम देखते हैं ऊपर से, हमें लगता है कि वो ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है, बट उसकी जो नीचे तक डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह से एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, थिक ग्लास स्लैब, एंड उसको हम रखते हैं किसी प्रिंटेड मैटर पर, लाइक पेपर है, न्यूज़पेपर है या बुक है, उसके ऊपर रख दिया। तो जो वहाँ पर प्रिंट हुआ था पेपर पर या फिर बुक पर, वो अगर हम ग्लास स्लैब के ऊपर से देखेंगे, अगर थिक ग्लास स्लैब है, पतले की बात नहीं हो रही है, अगर बहुत मोटा ग्लास स्लैब है उसको बुक के ऊपर रख दिया, तो जो बुक के आपके लेटर्स हैं वो आपको एनलार्ज दिखाई देंगे, ठीक है, या फिर आपको डिफरेंट दिखाई देंगे। सो ये क्यों होता है, बिकॉज वो आप दूसरे मीडियम से उसे देख रहे हो। और हैव यू सीन अ पेंसिल, ये मैं आपको पहले जो बताया था कि एक ग्लास में पानी लो और फिर पेंसिल रखो और टेढ़ी रखना पेंसिल, तो पेंसिल की जो डायरेक्शन है वो अंदर पानी में चेंज हो जाएगी। तो ये क्यों होता है, इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, से वहाँ पर दिखाई देता है जहाँ पर उसका एयर और वाटर का, जहाँ पर एयर ख़त्म हो गई और वाटर स्टार्ट हो गया, तो सिर्फ वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि वो मुड़ रहा है, ठीक है। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ द apparent डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल पार्टली इमर्स्ड इन वाटर। तो जैसे पानी में अगर हम पेंसिल रखेंगे किसी ग्लास में, तो उसी का एग्जांपल देखते हैं। द लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड द वाटर सीम्स टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन कंपेयर टू द पार्ट अबव वाटर। मतलब हम जो पेंसिल को देख रहे हैं, जो एयर का पार्ट है, मतलब जो पेंसिल पानी के ऊपर वाला पार्ट है, वो हम कैसे देख रहे हैं, एयर में से देख रहे हैं उस पेंसिल को, और जो पार्ट पानी में है वो हम देख रहे हैं पानी के थ्रू पेंसिल देख रहे हैं, मतलब उसका मीडियम ऊपर एयर था, नीचे वाटर है। तो यहाँ पर दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड, मतलब उसके जो एक्चुअल पोजीशन है उससे डिस्प्लेस दिखाई देती है, उसे थोड़ी सी अलग जगह पर दिखाई देती है जहाँ पर भी एयर और वाटर का कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर सिमिलर रीजन्स द लेटर अपीयर्स, इस सेम रीज़न है कि हम जब ग्लास में से देखते हैं तो हम एक अलग मीडियम में से देख रहे हैं, तो वो लेटर्स हमें
बड़े दिखाई देंगे या फिर लगेगा कि वो ऊपर है। डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का ग्लास है, तो उससे बड़े दिखाई देंगे या सिर्फ दिखाई देंगे कि जो लेटर्स हैं वो ऊपर हो गए थोड़े से, लाइक ऐसा लगा कि बुक से ऊपर आ गए लेटर्स। डज अ पेंसिल अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस टू द सम एक्सटेंट इफ इंस्टेड ऑफ वाटर वी यूज़ लिक्विड लाइक केरो। अब हम पानी की जगह केरोसिन और अगर टर्पेंटाइन रख देंगे तो क्या होगा? तो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी कितनी है, तो उसका एंगल कितना चेंज होगा, वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि हम जिस भी लिक्विड में रखेंगे, जिस भी मैटर में रखेंगे। ठीक है, सेम यही लिखा है आगे कि आप उसमें विल द लेटर्स अपीयर टू राइज ऑन द सेम। ठीक है, ये भी आपका। देन उसके बाद यू विल फाइंड दैट द एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया। जो मैंने अभी आपको बोला, अलग अलग मीडिया यूज़ करेंगे, लाइक पानी, केरोसिन और कुछ जेल अलग ही अलग यूज़ करेंगे तो हमें अलग अलग ही वो दिखाई देगा, डिपेंड करेगा उसकी डेंसिटी कितनी है। सो लाइट डज नॉट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। तो अभी हमने इन सब एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि जो लाइट है वो अगर दूसरे मीडिया में चली जाएगी तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। बस इन सब एक्सपेरिमेंट से हमें यही समझ में आता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एंड इट अपीयर्स दैट व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू ऑब्लिकली, मतलब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, अगर हम स्लैंटिंग लेकर जाएंगे तो जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन ऑफ लाइट की वो चेंज हो जाएगी। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या हुआ? अगर हम लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम से जाते हुए देख रहे हैं तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये आप पढ़ोगे एक बार। फर्स्ट वन तो वही है आपका बकेट वाला, वाटर वाला। ठीक है, एक बार आप ये सारी एक्टिविटीज़ पढ़ना, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सो टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, लेट अस डू एन एक्टिविटी। यहाँ पर भी एक एक्टिविटी में क्या किया, ग्लास स्लैब रखी, यहाँ पर आप पढ़ लोगे एक बार। ठीक है, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स, प्लेस अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, देन ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विद अ पेंसिल। आपने एक शीट ली, उसके ऊपर स्लैब रखा, बट अभी आपके पास इतना मोटा स्लैब तो नहीं होगा, तो अभी हम सिर्फ पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, उसको मार्क कर लिया स्लैब को। देन फिक्स टू पिन्स वर्टिकली सच दैट द लाइन जॉइंग द पिन्स इज इंक्लाइन टू द एज ए बी। यहाँ पर then join the positions of the tip of the pins E and F and produce a line up to AB। यहाँ पर है आपका E, यहाँ पर है F, वहाँ से आपने लाइन लगा ली पेपर पर। ये ग्लास स्लैब है, पीछे एक पेपर है। ठीक है, हमने पेंसिल से मार्क कर लिया ग्लास स्लैब को, और जहाँ से लाइट आएगी, लाइट से लेज़र से अगर हम लाइट देते हैं तो वहाँ से आप E और F पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, similarly join the position of the tip of the pins G and H and produce it up to the edge CD। अब यहाँ पर भी जैसे ग्लास स्लैब का नीचे वाला पोर्शन है, वहाँ पर मार्क कर लो, और जो उसमें लाइट जा रही है जहाँ से, वहाँ पर उसको O डैश मार्क कर लो। O के ऊपर आपको जैसे कोमा लगा हुआ है वो भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे लाइट आ रही थी, जहाँ पे ग्लास पे मिल रही थी, उसको हमने O से मार्क कर लिया है। ठीक है, लेट एच जी मीट सी डी एट ओ। यहाँ पर है एच जी। ठीक है, अब जहाँ पे यहाँ से बाहर लाइट निकल रही है, यहाँ पर भी हमने दो पॉइंट्स लगा लिए एच और जी, यहाँ पर इसको भी हमने मिला लिया। देन जॉइन ओ एंड ओ कोमा ऑल्सो प्रोड्यूस ई एफ अप टू पी एज शोन बाय द डॉटेड लाइन। अब हमने ई एफ को मिला लेना है। ठीक है,
ई एफ तो मिला था, इसको हमने नीचे वाले ओ से भी मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद देखना है आपको, इन दिस एक्टिविटी यू विल नोट दैट द लाइट हैज़ चेंज इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट ओ एंड ओ। देखो यहाँ पर ऊपर से आ रही थी लाइट, ई एफ से आपने लाइन ड्रॉ करी पेपर पर, फिर और नीचे आपने लाइन ड्रॉ करी जी एच, ठीक है। उसके बाद आपने ग्लास स्लैब हटा दिया। जब हम ग्लास स्लैब हटा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला पॉइंट था ओ और नीचे वाला ओ डैश, उसको अगर हम मिलाते हैं तो जो लाइन ऊपर से आ रही थी ई से, वो नीचे जाके टेढ़ी हो गई है, स्लैंटिंग और ज़्यादा हो गई है, उसका एक एंगल जो है वो अलग बन गया है। तो इसका मतलब सिर्फ ये दिखा रहा है इस एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ पर जो ऊपर से लाइट आ रही थी, ग्लास स्लैब में जाके जब वो बाहर निकली तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। ठीक है, तो बस यहीं पर आपको इसकी डिटेल लिखी हुई है, एक बार आप ये पढ़ लेना। लास्ट आप ये पढ़ लो, रिफ्रैक्शन इज़ ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। एक्सपेरिमेंट शोन दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। सो वो लॉज क्या है वो आपको मेन याद करने हैं। फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे जो ऊपर से आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे जो रिफ्रैक्ट हो गई है मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, और जो उस पर नॉर्मल बन रहा है वो सब, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम से उस पर नॉर्मल बन रहा है वो सब कुछ एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, जैसे कि हमने पहले रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, बस यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई है। रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ अ कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्योंकि एंगल चेंज हुआ है तो उसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। पहले जब हम पढ़ते थे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस दोनों सेम होते थे। अभी क्योंकि वो चेंज हो गया है तो कितना चेंज हुआ है उसको इस तरह से निकालते हैं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई लिखा हुआ है, नीचे साइन आर मतलब साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। उन दोनों की अगर हम रेशो निकालेंगे तो एक कुछ कांस्टेंट टर्म आएगी एज़ पर मीडिया, जो भी हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लॉ। दिस लॉ इज़ नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमने बोला कि डायरेक्शन चेंज हो गई है, कितनी चेंज हो गई है वो इस फॉर्मूले से हमारी निकल जाएगी। सो दिस कांस्टेंट वैल्यू इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। मतलब अगर मैं ग्लास का बोलूँ तो ग्लास से जब लाइट की रिफ्रैक्शन जो चेंज हुई उससे हमने एंगल को जब डिवाइड किया ऊपर और नीचे तो उसमें कांस्टेंट आ गया, तो वो जो टर्म आई वो उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। अब सेम अगर हम पानी में करते हैं ये एक्सपेरिमेंट और हमारी जो चेंज हो रहा है एंगल वो हम निकालते हैं तो वो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे हम किसी मोटे प्लास्टिक को रखते हैं, लाइट उसमें से भेजते हैं और फिर उसका जो इतना एंगल टेढ़ा हो रहा है, जितना एंगल चेंज हो रहा है उसको हम साइन आई अपॉन साइन आर से निकालते हैं, तो वो उस प्लास्टिक का होगा, उस प्लास्टिक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा दिया अगर होता है दोनों के एंगल तब हम उसका ये कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस कांस्टेंट वैल्यू इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने आपको बता ही दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। You have already studied that the ray of light that travels obliquely from one transparent medium into another will change its direction in the second medium। ये हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड मीडियम में उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जो भी एक्सटेंट है डायरेक्शन चेंज होने का वो हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका हर एक मटेरियल का एक कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हर जगह उसका चेंज नहीं होगा, एक मैटर का एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, उसको हम लिंक कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से। द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, मतलब पानी में लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी, ग्लास में लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी, प्लास्टिक में लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर स्पीड की बात की गई है कि हर एक मीडिया में जो लाइट की स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तेज़ वैक्यूम में होती है लाइट। अगर वैक्यूम है, एयर नहीं है, मतलब एयर में लाइट को कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिल रहा, तो लाइट बहुत जल्दी वहाँ से स्पीड में चली जाएगी। और जो उसकी स्पीड होती है वो आपको लर्न करनी है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में स्पीड ऑफ लाइट
थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में एयर नहीं थी तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं था। एयर में स्पीड की लाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी एयर की वजह से। एंड वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट। तो जो हम बात कर रहे थे अभी कि स्पीड ऑफ लाइट हर एक मीडिया में अलग हो जाएगी, वो और किस पर डिपेंड करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, कि उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज हो जाती है। सो कंसिडर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इंटू मीडियम 2, जैसे कि यहाँ पर है एज शोन इन फिगर 9.11। नाउ v1 विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1, मतलब हम यहाँ पे मान के चलें कि जब एयर में स्पीड आ रही थी ना तो वो थी v1, और उसके बाद जब वो मीडियम 2 में चली गई, मतलब ग्लास में चली गई, तो उसकी जो लाइट की स्पीड थी वो हो गई v2। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका ग्लास का एज़ कम्पेयर टू द एयर, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं एन टू वन मतलब 2 है ग्लास, 1 है एयर, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मतलब एयर एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 दैट इज़ ग्लास। सो उसको बोलेंगे v1 अपॉन v2, ठीक है। By the same argument, the refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is represented as n12। तो हमें अगर स्पीड भी पता हो ना कि ऊपर किस स्पीड से आ रही है लाइट और ग्लास में किस स्पीड से जा रही है, तो उससे भी हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने निकाला और उसको बोला दिस इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इफ़ मीडियम 1 इज़, अगर मीडियम 1 जो है वो वैक्यूम या फिर एयर है और मीडियम 2 जो है वो आपका कोई भी मैटर है, तो हम जो यहाँ पर N12 निकाल रहे हैं वो बेसिकली किसका निकालेंगे, ग्लास या प्लास्टिक जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या फिर प्लास्टिक जो आप यूज़ कर रहे हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे N2 से। और N2 क्या है, उस ग्लास या प्लास्टिक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब स्पीड से देखते हैं, अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है c, यहाँ पर लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है c, और v है किसी मीडियम में जहाँ से लाइट जा रही है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे बोलेंगे, c अपॉन v, मतलब c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन v स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो इस तरह से कुछ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं अलग अलग मैटर के। एयर का इतना होता है, लाइक नेग्लिजिबल ही है बिकॉज 1.0003 है, तो ठीक है। आइस में वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, इन सबको आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है क्योंकि सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है। तो ये रेफरेंस के लिए होता है कि किस में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, एंगल बनेगा, और लाइट की स्पीड जो है वो कम ज़्यादा कितनी होगी वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज़ लेस देन वाटर। यहाँ पर केरोसिन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर 1.44 और वाटर का है 1.33, तो केरोसिन का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड होगी वो वेरी करेगी एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। ये आपका मोर टू नो, या आप सिर्फ एक बार पढ़ लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज।